2013 में गौतम अदानी की स्टॉक वैल्यू थी वो करीब थी $8 बिलियन, लेकिन जैसे ही यहाँ पर 2022 आई तो उनकी वैल्यू बढ़कर हो गई टोटल $288 बिलियन की। 2014 में ही यहाँ पर सेबी को पता लग चुका था कि कुछ तो भी इलीगल एक्टिविटीज हो रही है अडानी स्टॉक पे, लेकिन जैसे ही मोदी गवर्नमेंट है उन लोगों ने चार्ज करना ही यहाँ पर बंद कर दिया। सेबी ने तो यहाँ पर साफ साफ कहा है कि देखिए हम जब भी इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगता है। अभी तक गौतम अडानी के पास 2.27 ट्रिलियन रुपीस का यहाँ पर कर्जा है, फिर भी इनके ऊपर एक भी कोई केसेस नहीं चल रहे हैं। आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू ग्लोब आउटलाइन। अब यहाँ पर देखिए अडानी इज बाइंग इट्स ओन शेयर इलीगली, नो वाई। अब ये आज ही की न्यूज है कि OCCRP नाम की एक कंपनी है सर्वे बेस्ड, उन्होंने यहाँ पर सर्वे किया जैसे हिडनबर्ग ने किया था। अब देखिए ये हिडनबर्ग वाला मामला बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो के स्टार्टिंग में ये क्लियर कर देता हूं मैं। यहाँ पर एक्चुअली दूसरा सर्वे है जो ये फिर से बताता है कि अडानी के शेयर्स में कुछ तो भी गड़बड़ी है और अडानी यहाँ पर फ्रॉड कर रहा है। तो क्या है पूरा मामला और मोदी गवर्नमेंट इससे कैसी क्या जुड़ी है ये भी आपको एक जानने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकोगे आप कि जहां 2013-14 से लेकर अभी 2023-24 तक इनकी नेटवर्थ बढ़ी ही है। तो देखिए सबसे पहले मैं चालू करता हूं इस न्यूज के साथ कि यहाँ पर आप सभी को पता चलेगा कि हिडनबर्ग 2.0 अडानी इंटरप्राइज अडानी पोर्ट शेयर फॉल्स आफ्टर OCCRP रिपोर्ट। अब ये कौन सी रिपोर्ट है और किसने यहाँ पर ये बनाई है ये आपको जानना सबसे गरज का होगा। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये OCCRP है क्या। तो देखिए यहाँ पर होती है ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट प्रोजेक्शन, ठीक है। अब ये क्या करती है तो देखिए ये जो भी करप्शन वगैरह हो रहा है पूरे वर्ल्ड में या फिर ऐसे कुछ इलीगल एक्टिविटीज होती है जो यहाँ पर हार्मफुल होती है उसके ऊपर ये जनरली काम करता है। जैसे हिडनबर्ग काम करता है, जैसे और सेबी वगैरह काम करता है, वैसे ही ये OCCRP का सर्वे है वो काम करता है। अब ये 2006 में बनी थी, किसके लिए तो क्राइम एंड करप्शन को कम करने के लिए। तो ये इसका कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अब देखिए इसकी फाइंडिंग्स क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले मैं ब्रीफ आइडिया दे देता हूं कि यहाँ पर ना हिडनबर्ग में एक्चुअली क्या क्या हुआ था। तो ये है कुछ पॉइंट की। देखिए हिडनबर्ग ने ये कहा था कि 38 मॉरिशियस यहाँ पर कोई कंपनीज है जो यहाँ पर अडानी के जो स्टॉक है उसको मैनिपुलेट करती है। उसमें से सबसे बड़ा नाम आता है विनोद अडानी का, जो यहाँ पर इन सबको रेगुलेट करते हैं। अब देखिए जिसको नहीं पता है विनोद अडानी कौन है तो ये गौतम अडानी जी के भाई है। तो इन पे एलिगेशन है कि यहाँ पर गौतम अडानी के थ्रू ही यहाँ पर जो भी प्राइस में फ्लक्चुएशंस आते हैं ना अडानी के शेयर्स में, जितने ये ऊपर जाते हैं दिन ब दिन हायर सर्किट तोड़ के फिर हायर सर्किट, तो इसके पीछे विनोद अडानी जी का हाथ है। तो ये हिडनबर्ग के एलिगेशन थे। उसके बाद इन्होंने कुछ ये भी कहा था कि कोई ऑफ शेयर्स नेटवर्क है। अब ये ऑफ शोर शेयर नेटवर्क क्या होते हैं तो देखिए ये वो होते हैं जो यहाँ पर किसी दूसरे देश से इंडिया में पैसा डालते हैं, तो ये उस तरीके के नेटवर्क्स होते हैं। तो यहाँ पर ये बताया जाता है कि कितने सारे ऐसे ऑफशोर नेटवर्क ढूंढे गए जो अडानी के स्टॉक को मैनिपुलेट करते हैं। उसी के बाद देखिए ऐसे कुछ 4 मेजर गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन भी चली थी जो यहाँ पर बिल्कुल सफल नहीं हो पाई है। उसके बाद यहाँ पर इतना बड़ा एलिगेशन लगा दिया कि जो यहाँ पर अडानी इंटरप्राइज जो सबसे बड़ा स्टॉक है अडानी का जो दिन ब दिन हायर जाता है। तो देखिए अडानी इंटरप्राइज तो ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ 11 एम्प्लॉयज से चलाई जाने वाली ये कंपनी है। उसके बाद यहाँ पर इनकी तो कोई वेबसाइट भी नहीं है, हालांकि अभी है, लेकिन ऐसा यहाँ पर इतना बड़ा एलिगेशन ये फ्रॉड के बेसिस पर इन पे लगाया गया था। तो ये हिडनबर्ग की रिसर्च थी। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको जानना बहुत गरज का होगा कि सारे जो यहाँ पर एलिगेशन लगते हैं वो मॉरिशियस के आसपास ही क्यों लगते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये ऑफशोर सेल नेटवर्क होता क्या है। तो देखिए मैं सबसे पहले बता देता हूं कि यहाँ पर मैं इंडियन हूं, यहाँ पर मेरा इंडिया में एक बिजनेस रन होता है। लेकिन देखिए आप इंडिया में अगर बिजनेस रन कर रहे हो तो आपको पता होगा कि आपको टैक्सेस देने पड़ते हैं, ठीक है। अब वो टैक्सेस ना इंडिया में काफी ज्यादा हाई है। अगर आपको पता करना है कि कितना यहाँ पर टैक्सेस लगता है तो मैंने यहाँ पर ये लिस्ट डाउन कर दी है कि यहाँ पर इतना सारा यहाँ पर टैक्स ये लगता है। अब देखिए यही टैक्स बचाने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है कि ये जो कंपनीज है जो इंडिया में है वो इंडिया में यहाँ पर ये इनका ऑफिस रहता ही नहीं है। मतलब ये क्या करता है कि अपना जो मेन ऑफिस है वो किसी दूसरे यहाँ पर शहर में रखते हैं जहां पर टैक्स के रेट कम है। जैसे मैंने बताया कि इंडिया में टैक्स के रेट काफी हाई है, तो हम क्या जाएंगे, हम मॉरिशियस जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, दुबई जाएंगे। अब देखिए ये कुछ यहाँ पर लिस्ट डाउन कंट्रीज है जो ये बताते हैं कि कहाँ कहाँ कितना परसेंट
टैक्स रेट है। अब देखिए ये वही कंट्रीज के नाम है जहां पर हमने डबल टैक्स एग्रीमेंट साइन किया। अब ये डबल टैक्स एग्रीमेंट क्या होता है, तो देखिए डबल टैक्स एग्रीमेंट ये होता है जो हम दूसरे कंट्रीज के साथ करते हैं कि देखिए अगर इंडियन का बिजनेस है लेकिन उनका ऑफिस बाहर है, ठीक है ना, या फिर कोई सऊदी अरेबिया की कंपनी है लेकिन उसका बिजनेस इंडिया में है, तो ये हम डबल टैक्स एग्रीमेंट साइन करते हैं ताकि उसको दो दो जगह पे टैक्स ना देना पड़े। क्योंकि देखिए इंडिया में भी उसका बिजनेस है, सऊदी अरेबिया में भी उसका बिजनेस है, तो यहाँ पर दो दो बार वो टैक्स क्यों भरेगा एक ही बिजनेस के लिए, तो इसलिए हम डबल टैक्स एग्रीमेंट साइन करते हैं। तो ये है उस लिस्ट डाउन कंट्रीज यहाँ पर डबल टैक्स एग्रीमेंट हमने साइन किया। अब देखिए यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लगाया है, जैसे कि आर्मेनिया 10%, ऑस्ट्रेलिया 15%। उसी के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर नीचे 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 आओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर मॉरिशियस। अब मॉरिशियस का यहाँ पर टैक्स कितना है, 7.5 से 10%। अब देखिए 7.5 पे गौर कीजिएगा कि इतना कम टैक्स। हाल ही में इंडिया में तो 30, 40, 25% तक के टैक्स लगता है, लेकिन यहाँ पर 7.5% ही है। तो इसलिए यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं कि कोई मॉरिशियस में जाके अपना जो है वो ऑफिस बना लेते हैं, उसके बाद मॉरिशियस से होकर इंडिया में बिजनेस रन करते हैं ताकि उनको इंडिया में भारी टैक्स ना देना पड़े, वो मॉरिशियस में ही कम टैक्स दे दे और यहाँ पर अपना जो बिजनेस है वो एंजॉय करे। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्यों मॉरिशियस का नाम आता है, क्योंकि सबसे पहली बड़ी बात तो टैक्स कम पे करना पड़ता है अगर आप कोई भी बिजनेस रन करते हो मॉरिशियस में। तो इसलिए यहाँ पर ये जो पूरी सराउंडिंग है ना, जो भी ये रिपोर्ट की बेस है वो सब मॉरिशियस से ही रिलेटेड है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि ये तो हो गई इसकी बात। अब देखिए फ्रेश एलिगेशंस ये लगाए हैं कि मोदी लिंक्ड अडानी फैमिली सीक्रेट इन्वेस्टेड इन ओन शेयर्स। अब इसका मीनिंग यही है जो मैंने थंबनेल पे लगाया था कि क्यों अदानी जो वो अपने ही शेयर्स बाय कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है। तो देखिए इसका रीजन सिंपली आपको भी पता होगा कि उस शेयर की जो प्राइस है वो ऊपर जानी चाहिए, ठीक है ना, इसीलिए ये अदानी जो है वो अपने ही शेयर्स खरीद रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो रिपोर्ट निकल कर है ना, काफी बड़े खुलासे किए हैं इस रिपोर्ट ने। अब इस रिपोर्ट ने किया क्या है, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर ये दिखाया गया कि अनडिस्क्लोज एंड कॉम्प्लेक्स ऑफशोर ऑपरेशन इज मॉरिशियस। अब मैंने आपको बता दिया कि ऑफशोर ऑपरेशंस क्या होते हैं, कि कोई जो कंपनी है वो यहाँ पे रन होती है। अब मॉरिशियस में ही क्यों रन होते हैं ये भी आपको पता चल गया है। अब देखिए ऐसे कुछ कंपनीज है 2 से 4 जो यहाँ पर ये बताती है कि वो अदानी से रिलेटेड है, कि यहाँ पर 2013 से 2018 के बीच में जो भी यहाँ पर अडानी के शेयर्स बढ़े हैं ना, वो इसी कंपनी के वजह से बढ़े हैं, ना कि कोई रिटेलर्स के वजह से बढ़े हैं। अब तक देखिए इन सब में ना जो यहाँ पर शेयर्स के प्राइस बढ़े हैं ये यहाँ पर इलीगल तरीके से बढ़ाया है अदानी ने। अब क्यों, तो इसका सबसे बड़ा फायदा अदानी को ही हुआ है। क्यों, क्योंकि अदानी के जो भाई है यहाँ पर विनोद अदानी, उन्होंने ये सब मैनिपुलेट की है चीजें। अब किस तरीके से, अब देखिए विनोद अदानी जो गौतम अदानी के भाई है, उनके ना 2 क्लोज एसोसिएटेड, मतलब 2 दोस्त कह सकते हो या फिर बिजनेस पार्टनर कह सकते हो, कि वो यहाँ पर इन सब चीजों में इन्वॉल्व थे। अब ये कौन थे, तो ये थे चैंग चुंग लिंग। अब ये जो है वो ये ऐसा माना जाता है कि ये ताइवान से बिलोंग करता है, और नासिर अली शाबन अहिल, तो ये जो है वो यूएई से बिलोंग करते हैं ऐसा बताया जाता है। तो ये 2 की कंपनीज थी यहाँ पर मॉरिशियस में, जो ऐसा बताते हैं कि इन्हीं 2 के वजह से ना यहाँ पर इनको काफी ज्यादा पैसा दिया गया था कि ये यहाँ पर अडानी के स्टॉक में बिल्कुल इन्वेस्ट करे धीरे धीरे, और यहाँ पर अडानी के स्टॉक ऊपर लेके जाए। अब देखिए ये पैसा डायरेक्ट यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करते थे, ये किसी थर्ड पार्टी से इन्वॉल्व करते थे। अब कैसा, तो ये जो चैंग चुंग लिंग और नासिर अली है, ये जो है वो अपना जो पूरा पैसा है ये यहाँ पर ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड को देते थे पैसा। और ये जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड है ये 2 तरीके से पैसे बांटता था। एक देता था इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड को, और दूसरा देता था इमर्जिंग रिसर्जेंट फंड को। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से, सबसे पहले यहाँ पर आते हैं विनोद अडानी, उसके बाद आते हैं चैंग चुंग लिंग और नासिर अली, ये 2 पैसा डोनेट करते हैं यहाँ पर ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड को। फिर ये दोनों और यहाँ पर कोई इन्वेस्टिंग फर्म्स को पैसा देते हैं, और फिर ये 2 EIFF और EMRF है, ये फिर अदानी के स्टॉक्स खरीदते। तो यहाँ पर कितनी सारी लेयर से यहाँ पे पैसा ट्रांसफर होता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है OCCRC की रिपोर्ट में। अब देखिए यहाँ पर मैं बता दूं कि पैसा किस किस तरीके से GOF या फिर मैंने जो नाम किया EIFF ने यहाँ पर पैसा डाला है अदानी के स्टॉक पे। तो देखिए मई 2014 में ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर EIF अपीयर टू हैव मोर देन $190 मिलियन ऑफ शेयर इन अदानी 3 एंटिटीज। अब 3 अदानी के कोई स्टॉक थे, वो हो सकता है कि अडानी ग्रीन हो, अडानी एंटरप्राइज हो, अडानी पोर्ट हो, या फिर और कोई अडानी का स्टॉक हो। तो वहां पर इन्होंने $190 मिलियन के शेयर खरीदे थे। उसके बाद देखिए फिर से EMRF क्या करता है कि इन्वेस्ट करता है अपना पोर्टफोलियो $70 मिलियन
का अडानी स्टॉक में। उसके बाद देखिए 2014 की ये बात है, मई की। अब देखिए ये मई के बाद आता है सितंबर, तो सितंबर 2014 में जो 4 कंपनीज थी मॉरिशियस बेस्ड, जिसके यहाँ पर मालिक थे चैंग और अहिल, जो यहाँ पर ताइवान और मैंने कहा कि यूएई के थे, तो उन्होंने ना इन्वेस्ट किया $260 मिलियन का, जो अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट था, वो उन्होंने अदानी शेयर में डाल दिया। अब यहाँ पर देखिए जो मार्च 2017 था, फिर इन्होंने क्या किया, $430 मिलियन, मतलब अपना पूरा पैसा अडानी कंपनी में डाल दिया। अब देखिए आप समझोगे कि ये टुकड़ों में क्या किया है। अब जब खरीदना था तो 2014 में ही यहाँ पर पूरा वैल्यू डाल देते थे, तो देखिए एकदम से जब 100 रुपए का स्टॉक 1000 बनता है ना 1-2 महीने में, तो यहाँ पर इलीगल एक्टिविटी होने का सबसे ज्यादा चांस होता है। और यहाँ पे सेबी या फिर और कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कूद पड़ती है कि आप बिल्कुल इस पे इन्वेस्टिगेट करो। लेकिन देखिए यहाँ पर मई में हुआ, फिर सितंबर में पैसा इन्वेस्ट किया गया, उसके बाद फिर 2017 में इन्वेस्ट किया गया। तो यहाँ पर देखिए 4 से 5 साल में पूरा पैसा लगा दिया गया, ताकि जो अदानी के स्टॉक है जो आपको दिखते हैं 3000 के, 3500 के, 2200, जो यहाँ पर हिडन बग की पहले की बात कर रहा हूं मैं, तो इसलिए यहाँ पर इतने कम समय में हुए थे। तो आप सभी को पता चलना चाहिए कि अदानी ने इतने स्मॉल टाइम में किया क्या कि इनके जो इतने बड़े स्टॉक है वो इतने ऊपर जाने लगे। हालांकि देखिए टाइम फ्रेम लगता है किसी भी स्टॉक को ऊपर जाने में, लेकिन जितना समय अडानी को लगा है ना, ये सबसे कम समय में हुआ है ये सब। अब जैसे मैंने बताया था कि इनकी जो $8 बिलियन की वर्थ थी, वो $228 बिलियन की कैसी हो गई, तो इन्हीं के वजह से हुई, ऐसा यहाँ पर रिपोर्ट में बताया गया है। अब देखिए आप कहोगे कि ठीक है, किसी कंपनी का पैसा किसी कंपनी में लग रहा है तो इसमें बुरा क्या है, इसमें गलती क्या है। तो देखिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब यहाँ पर भी इसी तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अब क्या कहते हैं कि देखिए द रूल स्टेट्स दैट 25% ऑफ कंपनी शेयर मस्ट बी फ्री फ्लोट। मतलब देखिए अगर आपकी कंपनी 100% की है तो उसमें से 25% के जो शेयर है वो सिर्फ रिटेलर्स के पास रहेंगे, मतलब आप वहां पर खरीदी बिक्री कर सकते हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन देखिए जो 75% शेयर है ना, वो सिर्फ कंपनी के पास रह सकते हैं, या फिर कंपनी उसमें से धीरे धीरे अपना हिस्सा बेच सकती है। अब देखिए अडानी ने बिल्कुल सही किया, 75% शेयर अपने पास रखे और बाकी के 25% यहाँ पर लोगों के लिए रहने दिए, ताकि वो उसकी खरीदी बिक्री कर सके। अब देखिए जो मैंने यहाँ पर बताया था ना कि जो चैंग चुंग लिंग है या फिर नासिर अली है, इन लोगों ने ना इसी 25% के साथ खिलवाड़ किया। अब देखो जो अदानी कंपनी है, तो लोग इस अदानी कंपनी के शेयर्स कब खरीदेंगे। तो देखिए जनरली क्या होता है कि रिटेलर्स ये देखते हैं कि वो कंपनी का प्रॉफिट कितना है, मुनाफा कितना हुआ। और देखिए जैसे जैसे यहाँ पर अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलते जा रहे थे ना, तो वैसे वैसे इनकी ग्रोथ हो रही थी। लेकिन एकदम से जंप दिखाने के लिए क्या किया इन लोगों ने, जो 25% है उसमें से शेयर खरीदना चालू कर दिया। मतलब देखिए इन लोगों ने जो 25% थे जो लोगों के लिए रिजर्व रखे थे, वो भी शेयर अपने पास खरीद लिए, जो बिल्कुल इल्लीगली था, क्योंकि यहाँ पर सेबी के द्वारा सीधा सीधा बता दिया गया था कि आप जो है 75% में ही अपना जो भी है वो डील करना है, आप लोगों के 25% से कुछ भी खिलवाड़ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर ऐसा ही हुआ। और देखिए यहाँ पर अहिल और जो चैंग थे ना, उन्होंने ऐसा बताया था कि 8% और 13% तक के शेयर्स खरीद लेते इस 25% में से। मतलब लोगों के लिए जो 25% रिजर्व रखा था उसमें से यहाँ पर 8 से 13% तो सिर्फ इन दो लोगों ने ही खरीद लिए थे। मतलब यहाँ पर देखिए सिर्फ 3 से 4% ही सिर्फ रिजर्व शेयर्स बचे थे अडानी के, जो यहाँ पर लोगों के लिए खुले रखे थे। इसलिए यहाँ पर अडानी के शेयर इतने अच्छी तरीके से भाग रहे थे। अब देखिए ऐसा माना जाता है कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है ना, तब से यहाँ पर कुछ ज्यादा ही कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगा अदानी गवर्नमेंट को, चाहे वो पावर प्लांट को लेकर हो, इलेक्ट्रिसिटी, कोल माइनिंग, हार्वे या फिर एयरपोर्ट डेवलपमेंट को लेकर। तो ऐसे काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट अदानी को दिए गए, जिसकी वजह से यहाँ पर 2013 में जो यहाँ पर अदानी की स्टॉक वैल्यू थी वो करीब $8 बिलियन थी। लेकिन 2022 में यहाँ पर उसी स्टॉक की वैल्यू $288 बिलियन पहुंच गई। तो ये कैसे, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर ये अराइज होता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए जो OCCRP है, जिसका यहाँ पर ये सर्वे हुआ है, उन्होंने ये बताया कि देखिए उनको एक ऑफिशियल कागजात हाथ लगा था, जिसमें ये बताया गया था कि देखिए सेबी को तो 2014 में ही शक था कि यहाँ पर अदानी के शेयर्स इतने भाग क्यों रहे। लेकिन फिर भी देखिए 2014 में मोदी गवर्नमेंट आ गई और फिर उन्होंने ये पूरी जो यहाँ पर प्रोसीजर थी उसी को रोक लगा दी। मतलब अदानी पे यहाँ पर कोई भी केस नहीं चलेगा, कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। उसी के साथ साथ देखिए जनवरी 2014 में जो नाजिब शाह है, मतलब जो डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के हेड है, उन्होंने क्या किया, जो सेबी के हेड है उपेंद्र कुमार सिन्हा को एक लेटर लिखा, जिसमें यह बताया गया था कि जो भी इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है ना अदानी ग्रुप में, वो काफी बड़े लेवल पर हो रहा है और आपको इस पे कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तो ऐसा यहाँ पर इन्होंने एक लेटर भी लिखा था। लेकिन फिर भी यहाँ पर सेबी
ने कुछ एक्शन नहीं लिया। और देखिए जैसे मैंने बताया था कि 2014 में यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट आ गई चुन के, उसके बाद ये सब पूरा बंद हो गया। अब देखिए ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये सारी जो चीजें हैं यहाँ पर लिखित है इस रिपोर्ट में, आप चाहे तो जाके पढ़ सकते हैं। और देखिए जैसे ही ये हिडनबर्ग का मामला है ना, तो काफी सारे केसेस यहाँ पे लग गए और सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चालू है। तो यहाँ पर देखिए सेबी ने तो सीधा सीधा कहा कि हम तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो भी 13 बाहर की कंपनीज थी जो यहाँ पर अडानी ग्रुप के शेयर्स में खरीदी बिक्री कर रही थी या फिर उसको ऊपर लेके जाने में चार्ज कर रही थी, लेकिन हमें अभी भी कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिला है जो ये बता सके कि अदानी ग्रुप के जो स्टॉक है वो इतना हाई क्यों जा रहे थे। वही देखिए अदानी ग्रुप से ये बयान आया है कि जो भी यहाँ पर हो रहा है ना, ये बिल्कुल इनकी इमेज को हार्म करने के लिए हो रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी यहाँ पर कंपनीज थी जैसे GOIF या फिर EIF और EMRF, ये सारे जो इन्वेस्टिंग फर्म्स है, इनका ना सिर्फ अदानी और भी कई सारे जगह पे इनका इन्वेस्टमेंट है, जो ये बताते हैं कि देखिए ये अदानी में ही नहीं है और भी शेयर्स में यहाँ पर इन्वेस्ट करते थे। तो यहाँ पर ये अदानी जी ने कहा है। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि जिस प्रकार से यहाँ पर अदानी जी का राइज होना इतने स्मॉल समय में, या फिर जिस तरीके से यहाँ पर 2014 में सेबी को पता चला लेकिन फिर भी उन्होंने एक्शन नहीं लिया, तो क्वेश्चन सेबी पर भी अराइज हो रहा है और जो ऑनगोइंग गवर्नमेंट है उस पर भी सवाल राइज हो रहा है कि यहाँ पर क्यों हिडनबर्ग, फिर यहाँ पर और एक रिसर्च OCCRP की या फिर और भी तीसरी रिसर्च आएगी, ये ऐसी क्यों हो रही है और ये अदानी पे ही क्यों हो रही है। तो ये एक क्वेश्चन तो यहाँ पर बिल्कुल उठ रहा है गवर्नमेंट पे भी। आपकी क्या राय है इस पे, आप बिल्कुल मुझे दे सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में यहीं पे रोकना चाहूंगा और जाने से पहले एक कोट की, लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग एंड बी एक्टिव with one and only Globe Outline.